हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग कॉस्टिंग का डेमो क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैंने इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट है बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, बिकॉज ये स्टार्टिंग का 15-20 मिनट पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर का डिफरेंस समझ में आ जाएगा और फिर ये चैप्टर पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी, सब कुछ मैंने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट पढ़ाया, देन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। और हाँ, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम में है रिगार्डिंग सर एडमिशन कब है, क्या प्राइस है, क्या क्लासेस का टाइमिंग क्या है, या लाइव कोर्सेज का फीस क्या है, ऑफलाइन कोर्सेज फीस है, तो हमारा जो ऑफिस नंबर आपको दिख रहा है, प्लीज़ हमारे ऑफिस नंबर कॉन्टेक्ट कीजिए। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7003655478, आप आराम से हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेरीज है, आप आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग की बैचेस स्टार्ट भी हो चुकी है, हम लोग टैक्सेशन और कॉस्टिंग का बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे डेमोज आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल जुड़े रहिएगा और हर एक डेमो को अच्छे से पूरा देखते रहिए। अगर हम हमारा पेड कोर्सेज ले सकते तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में एक बेस्ट कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है और अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी साथ निभाइएगा। जो हमारा रिकॉर्डिंग वाला कोर्सेस है उसके साथ लाइव फ्री है फॉर द डाउट, क्योंकि एट द एंड रिकॉर्डिंग आप करोगे या डाउट कब कैसे होगा, इसलिए हम लोग ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको लाइव का फैसिलिटी दी। ठीक है, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है, 1299, जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, सारे जो सिलेबस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ये वन टाइम की फीस है, एक बार अगर आप पे करेंगे पूरा सेमेस्टर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑनलाइन फीस, जो ऑनलाइन कोर्स आप लेंगे। अगर आप सेंटर में फेस टू फेस आके क्लास लेना चाहते हैं, आपको ऑफलाइन का सुविधा मिलेगा, ऑफलाइन मेरे सामने बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस जिस दिन आप नहीं आ पाए तो घर से आप लाइव कर लीजिए। आप ऑफलाइन भी नहीं आए, लाइव भी नहीं जुड़ पाए, तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेम फीस में। तो जो हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है वो हमारा ऑफलाइन वाला कोर्स है, जो 1999 में, जिसमें आपको 3 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ऑफलाइन सर्विसेज, लाइव सर्विसेज एंड बैकअप के लिए रिकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है दोस्तों, स्टिल और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना तो हमारा जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जाओ, वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया है। वीडियो को अच्छे से देखना और थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एजुकेशन पे टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा शॉर्टकट चक्कर मत भागो। प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखना। एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके दोस्तों, आइए आज हम लोग का कॉस्टिंग का डे 1 है। ठीक है, कॉस्टिंग का डे 1, सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ABC कराने के लिए फर्स्ट टाइम, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रीज़न बता रहा हूँ कि मैं जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है ना पहले मैं करा दूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग क्लास कवर करेंगे। सबसे पहले आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये आज मैं पढ़ाऊँगा, जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है, मिनिमम 10 नंबर का है, मैक्सिमम 15 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अभी तो। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद फिर मैं सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, सर्विस कॉस्टिंग ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। कितने हो गए आपके, 25 हो गए। फिर आपको मैं स्टार्ट करूंगा ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी मैं 10 मार्क लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये पिछली बार 15 नंबर का आया था। 5 नंबर का थ्योरी दिया था, 10 नंबर का वो दिया था, प्रैक्टिकल दिया था। तो ये थ्योरी, बट मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मिनिमम। तो 10 नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद मैं चालू करूँगा सबसे बिगेस्ट चैप्टर जो तुम्हारे सिलेबस में है, सबसे बड़ा चैप्टर ये है, प्रोसेस कॉस्टिंग। अनडाउटली 15 मार्क्स। तो अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं तो 15-15 30 हो गया, अब 20 कितना हो गया, 50। तो 4 चैप्टर में ही आपका 50 मार्क्स हो गया। अगर आप ये 4 चैप्टर कर ले रहे हैं तो आपका 50 मार्क्स हो गया। आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपका इंटरनल भी इसमें कवर है। ठीक है, मतलब इंटरनल भी आप क्लियर कर लेंगे अगर किसी भी कॉलेज, क्योंकि जो कॉलेज वाले होते हैं ना, वो इससे क्वेश्चन जरूर सेट करेंगे, इससे जरूर क्वेश्चन सेट करेंगे और इससे भी क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो देखा जाए नंबर ऑफ चैप्टर 9-10 है, बट अगर आप ये 4 चैप्टर पहले ही कर लेते हैं,
अगर ये 4 चैप्टर हम लोग कोशिश करते हैं दिसंबर एंड होते होते या दिसंबर के पहले या क्रिसमस के पहले अगर हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, या दिसंबर एंड होते ही 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इतना तो है कि कितना भी लेट होगा मार्च में एग्जाम लेगा, कितना भी लेट करे मतलब कितना भी पहले करेगा मार्च में लेगा। तो अगर हम लोग दिसंबर एंड होते होते अगर ये 50 नंबर कर लिए तो अपने को पता है भाई 75 में हमारा 50 क्या है, कंप्लीट है, तो कॉन्फिडेंस हमेशा हायर साइड में रहेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या, सच बोलना, क्योंकि ऑप्शन भी तो आएगा आपको ना। तो आपका पहले ये 4 चैप्टर मेरा कराने का टारगेट है, तो पहले हम लोग ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग, उसके बाद हम लोग एबीसी, उसके बाद हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग से पिछली बार क्वेश्चन नहीं बना था, तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। पिछली बार क्वेश्चन नहीं और है भी नहीं, एक दिन का बैच कॉस्टिंग है और एक दिन का सर्विस कॉस्टिंग। तुम लोग ईओक्यू पढ़ा था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे ही बैच में निकालते, बैच ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। हाँ, वही अंडर रूट वाला फार्मूला, बैच ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। तो बैच कॉस्टिंग एक दिन मतलब 2 घंटा पढ़ाएंगे हो जाएगा, जॉब कॉस्टिंग 2 घंटा पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो वो 2 चैप्टर मतलब 2 दिन का है, तो उसको तो चैप्टर में कंसीडर ही नहीं करना है। चैप्टर तुम्हारे लिए ये है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेगा, एक बचेगा जीपीवीपी ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, और एक बचेगा तुम्हारा एक और है 10 से 15 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जनरल एक आता है, जनरल एंट्री पास करने वाला आता है, जनरल एंट्री पास करने के लिए आता है, और एक आता वो चैप्टर मैं ना थोड़ा लेट मतलब जीपीबीपी के बाद में पढ़ा, बुक कीपिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग बोल के चैप्टर का नाम है। तो उसका पार्ट ए ईजी है, उसका पार्ट ए ईजी है, पार्ट बी भी ईजी है, लेकिन पार्ट बी उनके लिए ईजी होगा जिस प्रोसेस से मैं पढ़ाऊंगा, बस आपको वो प्रोसेस ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्रोसेस ना तो बुक में लिखा है और ना किसी इंटर में, ना कहीं तुमको यूट्यूब पे मिलने वाला है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोसेस है, वो ऐसा भयंकर प्रोसेस है, और उसको तुम अगर कहीं किसी सामने एक्सप्लेन कर दिया तो टीचर बोलेगा कैसे कर रहा है, लेकिन आंसर सही आएगा, और गलत एकदम नहीं हो सकता, एकदम ईजी प्रोसेस है वो। मेरा खुद का, मैं भी तो स्टूडेंट भाई, मैं भी तो एग्जाम दिया था, तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ था वाला प्रोसेस में, बट मेरा खुद का बनाया हुआ है, और उस प्रोसेस से सीए फाइनल तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं है, एकदम सही आंसर आएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो प्रोसेस परफेक्ट है, वो प्रोसेस एकदम परफेक्ट है। स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चलिए चैप्टर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हेडिंग डालिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। टारगेट है 3 क्लास, कितना क्लास, 3 क्लासेस में कंप्लीट करना है भाई, 3 क्लास अपना टारगेट है, 3 क्लासेस में कंप्लीट करना है, ठीक है। नंबर लिख लो 15 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 15 मार्क्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, इसके लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल लूंगा, 3 एग्जाम्पल लूंगा। सबसे पहले ये 3 एग्जाम्पल, लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लूंगा, पहले आप समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। सपोज मैं यहां पर शूज मेकिंग का काम कर रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, शूज मेकिंग। यहाँ पे मेरा एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, ये छोड़ो ना, मेरा बस का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट भी समझता है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसपोर्ट है। सर्विस कॉस्टिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाला है, तो मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है। मेरा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, और एक मैं अपार्टमेंट बना लो, बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग अपार्टमेंट बना रहा हूँ, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को छोटा मोटा बिल्डिंग नहीं, बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे जस्ट एक चीज बताओ, शूज मेकिंग, एक जूता बनाने में मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, एक दिन, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी एक दिन में तो कंपनी बहुत सारा जूता बना लेती है, 1 घंटा बोलना भी शर्म आ रहा है बोलने में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तो आजकल मशीन से जूता बनाती है, तो क्या एक दिन के अंदर जूता बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी होता है, अगर लेट से कोलकाता से दिल्ली जा रहा है या पूरे कोलकाता में सर्विस दे रहा है, तो 1 से 2 दिन या
अगर विद इन स्टेट में सर्विस दे रहा है तो एक दिन में सर्विस देगा, सर्विस कंप्लीट होने में एक दिन लगेगा। या अगर कोलकाता से दिल्ली जा रहा है तो सर्विस कंप्लीट होने में 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 2 या 3 दिन लगेगा। मतलब ये भी जो प्रोडक्शन हो रहा है 1 साल के अंदर कंप्लीट, यहाँ पे भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो भी 1 साल में कंप्लीट। पर जो बिल्डिंग बन रहा है क्या वो 1 साल में कंप्लीट होगा? बेस बनाने में 6 महीना लग जाता है। अगर मजबूत बिल्डिंग बनाना और बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो उसका तो बेस बनाने में 3, 4, 5 महीना लग जाते हैं। तो एक बिल्डिंग कम से कम 2 से 3 साल लगता है बढ़िया बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि बिल्डिंग बना के सिर्फ खड़ा नहीं करोगे, मरम्मत उसका फिनिशिंग करने में, फर्नीचर काम करने में, कलर वलर करने में, सेटिंग करने में टाइम लगता नहीं लगता भाई, है ना। तो एक बिल्डिंग बनाने का मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें लगेगा 1 साल से ज़्यादा टाइम, इसमें लगेगा 1 साल से कम टाइम। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भाई, आपने उबर बुक किया 2 घंटे में, 1 घंटे में छोड़ दिया, सर्विस कंप्लीट। ये तो 1 दिन के अंदर कंप्लीट होगा या 2 दिन या 3 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। शूज मेकिंग, एक जूता बनाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, उससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये लेस देन 1 ईयर वाला बिजनेस है, ये भी क्या है? लेस देन 1 ईयर वाला बिजनेस है। बट ये क्या है? मोर देन 1 ईयर वाला बिजनेस है। क्लियर हुआ? ओके। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर मुझे जूता बनाना है तो पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल। बोले ना, अगर मुझे जूता बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को मैं क्या करूंगा? प्रोसेस करूंगा। बोले ना, अच्छा सॉरी, पहले नहीं, रॉ मटेरियल नहीं लाऊंगा, पहले मैं एक एग्जांपल, एक वर्ड मैं और यूज करूंगा। जूता बनाने के लिए मैं क्या लाऊंगा? रॉ मटेरियल। फिर मैं क्या अरेंज करूंगा? इनपुट्स। इनपुट समझता है तुम लोग? अरे इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो एक जूता बनाने के लिए मैं क्या लाऊंगा? रॉ मटेरियल लाऊंगा। फिर मैं क्या क्या अरेंज करूंगा? इनपुट्स। इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल का इंतजाम करूंगा। इसके बाद इस इनपुट के मदद से रॉ मटेरियल, लेबर है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, डिसीजन मेकिंग है, इन सब के मदद से मैं क्या करूंगा? जूता बनाऊंगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जूता बनाना क्या हो गया? प्रोसेसिंग। तो ये हो गया प्रोसेसिंग, ये हो गया। अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। प्रोसेस क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। जब प्रोसेस स्टार्ट करूंगा तो जूता बन करके रेडी होगा, उसको अपने बोलेंगे फिनिश गुड्स। अरे बोलिए ना, उसको अपने क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। जो जूता बन करके रेडी हो गया, जूता बन के क्या हो गया? रेडी हो गया, उसको क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। अब जो जूता बन करके रेडी हुआ, इसमें अपने क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। बोलिए ना, इसमें आप क्या ऐड करोगे? जो जूता बन जाएगा, अगर आपको जूता बनाने में 800 रुपया खर्चा आया तो क्या 800 बेचेगा तुम लोग? जो फिनिश गुड्स का प्राइस आया उसमें क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट ऐड करोगे। अब प्रॉफिट ऐड करके फिर क्या करोगे? सेल कर दोगे। सेल कर दोगे ना। इस टाइप का जो बिजनेस आता है ना, इस टाइप का जो प्रोसेसिंग आ रहा है, इसको अपने बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कौन सी कॉस्टिंग है? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रॉफिट ऐड करोगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फिनिश गुड्स पे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान सुनिएगा, ये आपका है रॉ मटेरियल, ये आपके हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों को मिला करके क्या स्टार्ट करोगे? प्रोसेस। प्रोसेस से क्या बनेगा? जूता। अब जूता बनाने के कॉस्ट होगा, मान लेते जूता बनाने का 800 रुपये कॉस्ट आया, आपने उसमें पर प्रॉफिट रख दिया। 800 रुपये का कॉस्ट आया, 200 रुपये का आपने क्या रख दिया? प्रॉफिट। तो कितना बेचोगे? 1000 में। समझ गए मेरी बात? ओके। तो इस टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, यहां पे कौन सी कॉस्टिंग फॉलो होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्योंकि जूता सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं बनता है। जूता का क्या होता है? कटिंग, शेप में 1 प्रोसेस हो गया। फिर उसमें क्या होगा? शेप जो बना उसको कटिंग करेगा, दूसरा प्रोसेस होगा। फिर उसका सिलाई, स्टिचिंग, तीसरा प्रोसेस होगा। फिर उसका फिनिशिंग, चौथा प्रोसेस होगा। क्या एक प्रोसेस में जूता बन जाएगा? एक जूता बनाने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे एक चिप्स है, चिप्स का एक प्रोसेस से बन जाएगा। आप अगर चिप्स का प्लांट जाकर देखना कभी, पहले क्या होता है? जो पोटैटो होता है उसकी सफाई होती है, फिर उसको क्या करता है? उसका फिर पीलिंग होता है, पीलिंग होता है, फिर उसको क्या करते हैं लोग? कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर उसको ऑयल में फ्राई करते हैं, फ्राई करके फिर उसको क्या थोड़ा सा ड्राई करते हैं, फिर एक मसाला ऐड करते हैं, मसाला ऐड करके बाद फिर पैकेट में क्या करते हो? वो जो एयर पैकेट होता है उसमें पैकेटिंग करते हैं, फिर उसमें लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग करके फिर उसको पैकेजिंग करते हैं, फिर भेजते हैं। तो कितना सारा प्रोसेस हो गया। धुलाई, पोटैटो की धुलाई 1 प्रोसेस,
है ना भाई। फिर उसका पिलिंग, अनदर प्रोसेस। फिर उसके चॉपिंग, कटिंग, अनदर प्रोसेस। फिर उसको फ्राई करना, अनदर प्रोसेस। फिर उसको पैकेजिंग करना, जो एयर टाइट पैकेट होता है उसका अनदर प्रोसेस। फिर लेबलिंग, अनदर प्रोसेस। समझ गया ना। फिर उसको पैकेट में भरना, वो भी तो एक प्रोसेस है। और फिर गोडाउन में पहुंचा देना, वो भी तो एक प्रोसेस है। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजर करके तब जाकर चिप्स का पैकेट बनता है। लेकिन वो चिप्स का पैकेट एक दिन के अंदर बन जाएगा। तो ऐसे प्लांट में कॉस्टिंग कौन सी फॉलो होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। और तुम्हारे सिलेबस में है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। तो अगर कोई भी प्लांट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई भी प्लांट में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग अगर एक दिन के अंदर हो जा रहा है, या हफ्ते भर के अंदर हो जा रहा है, या महीने भर के अंदर हो जा रहा है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है। जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल दिया, जूता का एग्जांपल दिया। पहले जूता का क्या करो, शेप में लाओगे, फिर उसको एक्सेस पोर्शन को कट करोगे, फिर स्टिचिंग करोगे, फिर उसमें ब्रांडिंग करोगे, फिर पैकेजिंग करोगे, तो एक प्रोसेस हो गया। तो कोई भी प्लांट में अगर एक प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं और वो प्रोसेस विद इन अ आवर, विद इन अ डे, या विद इन अ वीक, या विद इन अ मंथ, अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऐसे प्लांट में हम लोग कौन सी कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं। यहां पे कौन सा मेथड रहेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। समझ गया ना। अब मैं अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात करूं, यहां पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में क्या है? अब अगर ओला उबर के लिए रॉ मटेरियल क्या? खुद का कार। उन लोग का ओला उबर में जो रॉ मटेरियल है, जो उनका खुद का मटेरियल क्या है? कार ही तो है ना। तो उनका भी क्या होगा? एक रॉ मटेरियल। आज एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए मटेरियल क्या? खुद का ट्रक, वो क्या है? मटेरियल है। उनको भी तो मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट्स। अरे इस बिजनेस को भी तो मैनेज करने के लिए आपको इनपुट चाहिए। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो अगर आप हाँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो मटेरियल प्लस का लगेगा इनपुट्स। अच्छा, अब इन दोनों की मदद से क्या करोगे? आप बोले ना, इन दोनों मदद से क्या करोगे? प्रोसेस। अब प्रोसेस से क्या होगा? एफ मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स। एफ मतलब फिनिश गुड्स। क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। तो अब फिनिश गुड्स से क्या मिलेगा अपने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या अपने ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? सेल। इस टाइप का बिजनेस में हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? ना, इस टाइप के बिजनेस में हम लोग फॉलो करते हैं सर्विस कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? सर्विस को। सर्विस दे रहा है ना, तो कौन सा कॉस्टिंग हो गया? सर्विस कॉस्टिंग। अरे समझ पा रहा है बिजनेस बात को तुम लोग? अच्छा, जब एक बिजनेस में बहुत सारा प्रोसेस से गुजर रहे हो और वो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, चाहे 1 घंटे में, या 1 दिन में, या हफ्ता भर, या महीना भर में, लेकिन प्रोसेस बहुत सारा है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। चिप्स बनाने में कम से 6-7 प्रोसेस है, जूता बनाने में कम से 5-6 प्रोसेस है। तो जब एक बिजनेस बहुत सारे प्रोसेस से गुजर रहा है तो वहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग फॉलो होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग। लेकिन अगर एक टैक्सी वाला है, उसके लिए मटेरियल क्या है? उनका खुद का मटेरियल क्या है? टैक्सी। उसमें वो क्या, उनका क्या, उसमें लैंड है, लेबर है, इन्वेस्टमेंट खुद का किया हुआ, फिर डिसीजन लेना रहता है कि भैया टैक्सी कितना देर चलाना, कहाँ चलाना, किस रूट में चलाना, वो भी तो डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर क्या करते? वो प्रोसेस करते। प्रोसेस से क्या बनता? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब जहां तक जाना है। यहाँ पे फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? कि उनका जो सर्विसेज हो क्या हो गई? फिनिश हो गई, जहां पे खत्म हो गई। यहाँ पे फिनिश गुड्स का मतलब सर्विसेज फिनिश हो गई। सर्विसेज क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब उस सर्विसेज, अब मान लो तुमको यहाँ से बांगुर जाना है या दमदम जाना है, तो दमदम पहुंच करके सर्विस क्या होगी? फिनिश हो गई। तो उस सर्विस का क्या होगा? एक कॉस्ट होगा। अब ग्रीस पार्क से दमदम जाओगे तो मान लो 100 रुपये का कॉस्ट है, लेकिन आपसे 100 रुपया नहीं लेगा, आपसे 300 रुपया लेगा। कॉस्ट उसका 100 रुपया है, पर लेगा कितना? 300। तो 200 उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 200 उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या हो गया? सेल प्राइस। समझ गया मेरा बात? तो ये वाले मेथड में क्या फॉलो होता है? सर्विस कॉस्टिंग फॉलो होता है। ठीक है। अगर बिल्डिंग की बात करूं, सुनो ना, हाँ बता रहा हूं। अब ये हो गया सर्विस कॉस्टिंग। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग का एक और नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हाँ, इसी को अपने बोलते हैं ऑपरेटिंग। इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। समझ गए ना।
अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, अब एक बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, लेट से आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो ये, तो एक दिन में तो बनने वाला नहीं है। अगर बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगने वाले हैं, ठीक है। अब एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग के बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? ये बिल्डिंग है भाई, ठीक है, ये बिल्डिंग है तो याद रहेगा। अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो तो क्या चाहिए आपको? मटेरियल चाहिए। इसमें फिर क्या ऐड करोगे? इनपुट्स ऐड करोगे, इनपुट्स, फिर इनपुट्स दोनों मिलकर क्या करोगे? प्रोसेस। इनपुट्स का मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर लगेगा, लेबर लगेगा, बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेंगे, मशीन्स लगेंगे। फिर आप डिसीजन लोगे कितना, पहला कौन सा पोर्शन बनाओगे, लास्ट पोर्शन कौन सा बनाओगे, मिड वाला पोर्शन कौन सा बनाओगे। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। तो आपको चाहिए मटेरियल, फिर आपको चाहिए इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जो अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो भी तो लगेगा बिल्डिंग बनाने में। तो आपने मटेरियल लाया, इनपुट्स लाया, तो अब मटेरियल और इनपुट्स की मदद से क्या करोगे? बिल्डिंग को बनाओगे। तो जो बना रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेस। अब जब प्रोसेस, तो एक दिन, 1 साल में तो कंप्लीट होगा नहीं, तो मान लो ईयर एंड हो गया, ये प्रोसेस करते करते क्या हो गया? ईयर एंड हो गया। तो जब ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड पे आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ईयर एंड होने पे मतलब इस पूरे साल भर में बिल्डिंग बनाने में क्या ये बिल्डिंग पूरा बनाकर रेडी है आपने? तो हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपने इतना पोर्शन ही बिल्डिंग बनाया, ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रोसेस है, ये मान लो फर्स्ट ईयर का प्रोसेस है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपने बिल्डिंग बनाया, तो इतना पोर्शन को बनाने के लिए खर्चा हुआ होगा। अरे इतना पोर्शन को बनाने के लिए क्या होगा? खर्चा हुआ होगा। तो इतना पोर्शन जो आपने बनाया है, इसमें खर्चा आएगा नहीं? खर्चा आया। तो इसी को बोलते ईयर एंड में कितना खर्चा हुआ पर्टिकुलर पोर्शन बनाने में। क्योंकि इतना, ये पोर्शन को बनाने में, एक पोर्शन को बनाने में आपको 1 साल लगा, तो इस पोर्शन में मटेरियल कितना लगा, इसमें इनपुट्स कितना लगा। तो जब साल खत्म हो गया, तो इस पोर्शन को बनाने, पूरा बिल्डिंग तो बना नहीं, लेट से आपका जस्ट एक बेस बना, तो इस बेस को बनाने में आपका कितना खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होगा आपका, तो आपका क्या होगा इसमें? थोड़ा बहुत क्या होगा? प्रॉफिट पूरा हो गया, थोड़ा बहुत होगा, प्रॉफिट तो होगा ना। मतलब इस प्रॉफिट तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट बन करके रेडी नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बट इस पोर्शन के हिसाब से कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट मतलब पूरे बिल्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं, जितना आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसका एक वर्ड आएगा नोशनल प्रॉफिट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि मैंने अगर मान लो ये 30% है, अगर मैंने 30% प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, अगर मैंने प्रोजेक्ट को 30% कंप्लीट किया, तो उस 30% को बनाने में खर्चा है, और उस 30% प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, दैट इज माई एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और उसी एस्टिमेटेड प्रॉफिट को अपने बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। बट एट द एंड आपने पूरे साल भर मेहनत किया है, आप भी तो, मान लो आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने बोला ठीक है 3 चैप्टर कंप्लीट करो, फिर मैं उसका टेस्ट लूंगा। तो 3 चैप्टर आपने पढ़ाई किया, फिर मैंने 3 चैप्टर का क्या लिया? 3 चैप्टर का मैंने टेस्ट लिया, तो ये तो बता दूंगा कि तुम्हारा हालत क्या है। उससे तुम ये एस्टिमेट कर सकते हो कि आगे तुम्हारी हालत क्या होने वाली है वो सबने। तो यही सेम चीज यहां पर भी है कि मैंने प्रोजेक्ट तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने प्रोजेक्ट तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, प्रोजेक्ट मेरा ओनली 30% कंप्लीट है, तो इस 30% को बनाने में मेरा खर्चा क्या है? साल तो खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, पूरे साल भर में मैंने 30% बनाया, तो पूरे 30% प्रोजेक्ट को बनाने में मेरा खर्चा क्या है, और उस 30% के हिसाब से मेरा प्रॉफिट क्या है, तो ये प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है ना, इसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि मैं भी पढ़ाने वाला हूं। इसी को अपने क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको 3 कॉस्टिंग का डिफरेंस पढ़ा दिया कि सर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, और ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और यही तीनों तुम्हारे चैप्टर, ये 3 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि 15, 10, 40 नंबर, मतलब ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस तो पूरा हो गया। इतने इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर।
और ये इजी है, तो हार्ड बहुत नहीं है। तो एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूँ तो मान लो एक मटेरियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, चिप्स का एग्जांपल दिया था। अगर आप एक चिप्स बनाते हो तो चिप्स बनाने में प्रोसेस बहुत सारा। पहले आप पोटैटो को क्या करोगे, उसमें मिट्टी भाई खेत से आया तो मिट्टी लगा, तो पहले आप उसको वॉश करोगे, वॉशिंग इज फर्स्ट प्रोसेस। फिर क्या करो, उसको पीलिंग करोगे, छिलका उलका निकालोगे पोटैटो का, वो हो गया सेकेंड प्रोसेस। फिर इसको क्या, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, पोटैटो को हल्का सा पीलिंग विलिंग करती मशीन के थ्रू। तो आपने पीलिंग करवाया, छिलका निकाला, तो वॉश किया, छिलका निकाला, तो कितना प्रोसेस हो गया, 2 प्रोसेस। फिर इसको क्या करोगे, पर्टिकुलर शेप में कटिंग कराओगे, थर्ड प्रोसेस। फिर जो कटिंग पोर्शन आया है उसको पहले गर्म पानी में बॉईल करके फिर उसको फ्राई कराओगे, गर्म पानी में बॉईल करोगे, चौथा प्रोसेस। फिर उसको फ्राई करोगे, 5वां प्रोसेस। फिर उसमें बहुत सारे मसाले वसाले ऐड करोगे, है ना, 6ठा प्रोसेस। फिर उसको पैकेजिंग करोगे, एयर टाइट कंटेनर में क्या करो, पैकेजिंग करोगे, 7वां प्रोसेस। फिर उसको लेवलिंग करोगे, 8वां प्रोसेस। फिर उसको एक मेन जो फाइनल पैकेजिंग होता है, हो गया 8वां प्रोसेस। ये 8 प्रोसेस करके तब जाके चिप्स का पैकेट रेडी होता है। लेकिन ये जो चिप्स का पैकेट आपने बनाया, ये घंटे भर में आप आराम से 100 बना सकते हो। अगर बहुत पता चेन मशीन होती है, अगर मशीन होती है तो बड़ी बड़ी प्लांट तो एक एक घंटे में हजार पैकेट बनाती है, तो एक दिन के अंदर ही तो बन गया। लेकिन ये जो चिप्स बना है वो एक प्रोसेस से गुजरा है। तो जब आप एक मल्टीपल प्रोसेस से गुजरते हो, और जो भी फिनिश गुड्स है, चिप्स क्या है, चिप्स का पैकेट क्या है, एक फिनिश गुड्स है, और ये फिनिश गुड्स आपका घंटे भर में रेडी, ये जो फिनिश गुड्स है ये घंटे भर में रेडी। तो कोई भी प्लांट है जहां पर फिनिश गुड्स मल्टीपल प्रोडक्ट से गुजर रहा है और 1 घंटे या 1 दिन या हफ्ते भर में रेडी हो जा रहा है, तो ऐसे प्लांट में जो कॉस्टिंग मेथड फॉलो होता है उसको अपने बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो ऐसे प्लांट में, ऐसे फैक्ट्री में कौन सा मेथड फॉलो होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात करूं, अगर कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस है या रेस्टोरेंट बिजनेस है या मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, हम लोग क्या दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज। तो हमारा भी क्या एक मटेरियल है। अब हमको सर्विस, अगर मुझे ट्यूशन में सर्विस आपको प्रोवाइड कर, मुझे फर्नीचर का व्यवस्था करना पड़ेगा, कैमरा का व्यवस्था करना पड़ेगा, लैंड लेबर का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मटेरियल और इनपुट्स मिला करके क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। मटेरियल और इनपुट मिलाकर क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वट एवर आई एम रेंडरिंग दैट इज माई प्रोसेसिंग। जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी मैं आपको मेहनत करके दिखा रहा हूं, वो मेरा क्या है, प्रोसेसिंग है। अब इस प्रोसेस को आप बताइए, इस रूम को मेंटेन करने का एक खर्चा है भाई, एक रेंट है, एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा अमाउंट हर महीना हमको पे करना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट है। तो दैट इज कॉल्ड माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, मैंने इसको फिनिश गुड्स लिखा है, आप फिनिश सर्विसिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में गुड्स, एक्चुअल में सर्विस बोलो कोई चीज़ होती नहीं है। गुड्स ही 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मटेरियल गुड्स, एक होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स मतलब जैसे मोबाइल को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल गुड्स। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप ये फील कर सकते हो कि अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, आप मेरा बॉडी देख सकते हो, मेरा माउथ ओपन हो रहा है वो देख सकते हो, बट मेरी सर्विसेज को आप नहीं देख सकते। मेरी सर्विसेज जस्ट आप फील कर सकते हैं। तो ये भी एक, जो आप सर्विसेज फील कर रहे हैं ना, ये भी गुड्स है, पर कौन सा गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखा है, सर्विस नहीं होता है। एक्चुअल में गुड्स ही 2 टाइप का होता है, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल। जो उसको आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड फिजिकल गुड्स, और जिसको नहीं देख सकते उसको बोलते हैं नॉन मटेरियल गुड्स, और नॉन मटेरियल गुड्स को अपने बोलते हैं सर्विस। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, फिनिश गुड्स। तो गुड्स का अंदर ही क्या आ गया, नॉन मटेरियल गुड्स, दैट इज कॉल्ड सर्विस। समझा मेरा बात, ओके। अब इस सेंटर को चलाने के लिए मेरा क्या, 1 महीने का खर्चा है, उसमें मेरा फिर क्या ऐड होगा, प्रॉफिट, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस, तो ये कौन सा, जहां पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे कौन सा कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग। क्लियर हो रहा है, ये 3 वर्ड क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर लग रहा है सर आप 3 वर्ड को क्यों क्लियर करा रहे हो, क्योंकि अगर जब तक आपको 3 वर्ड का मतलब ही नहीं है तो आप ये 40 नंबर आप सिक्योर नहीं कर पाओगे। फिर आपका तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने समझा ही दिया कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 2-3 साल लगेगा बिल्डिंग बनाने में। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने 40% प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो वो 40% का खर्चा क्या है, और उस 40% के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट क्या है। तो इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को अपने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 3 चीज क्लियर हुआ, तो चलिए हेडिंग डालिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लिख रहा है, लिख रहा है तुम लोगों को, लिख लो भाई, लिख लो कोई बात नहीं।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का बात हो रहा है वो। फटाफट लिखो तो, लिख लो इसको लिख लो। यहां पर लिख लेना 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट, 30% 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट। यही होता ऑफलाइन का, सबका बुत शांत हो जाता है। फर्स्ट दिन देखिए पूरा भर गया था। फर्स्ट दिन आए तो सब पूरा क्लास लगा कि क्लास छोटा पड़ जाएगा पहला दिन उसके। अरे ऐसे ही होता है, वो तो शुरू से पढ़ रहे, सेमेस्टर 1 से पढ़ रहे, उसको पता है ना, पहला स्टार्टिंग में इतना भीड़ होता है, लगा कि 2 बैच बनाना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा ना, स्टूडेंट फिर बोला नहीं नहीं ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। तुमको समझ में आ रहा है? तुम तो सो रहा था रात भर, क्या किया? पानी नहीं भाई, इसको पानी पिला संबित। टाइम पे सोया कर भाई, टाइम पे सोया कर, तब दिन में काम कर पाएगा। नाम क्या आपका? करण। क्लासेस के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है करण। करण वर्मा नाम तुम्हारा? तुम्हें तो मैसेज कर रहा था ना क्लासेस के लिए। वही तो बोल रहे हैं, क्लासेस के लिए तो एक्साइटेड रहता, पर क्लास में सोता है तुम। प्रोजेक्ट में, हाँ अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा सुने। अरे बाप रे। कौन सा कॉलेज है? कौन सा? जयपुर जाकर इवनिंग, इवनिंग वाला है क्या? अरे मतलब हम भी इवनिंग से पढ़ा रहे भाई, बहुत फालतू है, थका। ठीक है इवनिंग, इवनिंग ठीक ही है। हाँ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर कॉलेज कौन सा ले। हो गया, थोड़ा जल्दी लिखो ना, बहुत कुछ पढ़ाना भाई। फैक्ट है। हाँ 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 हाँ। थैंक यू भाई। आने। नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग तो ऐसा नहीं, मैराथन भी कराते तो कोशिश करते ठीक ठीक ठाक मैराथन करवा दे। नाम मत लिया कर, अच्छा सब अच्छा भाई। पता नहीं, तुम लोग पढ़ो ना, तुम लोग को जो अच्छा लगे पढ़ो, उसमें दिक्कत। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। ओ भाई आगे बढ़े। ठीक है लिखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब एक चीज और लिखो तो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है ना? अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता क्या है, ध्यान सुनना, 2 पर्सन होते हैं। एक पर्सन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक पर्सन नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। लिखो तो। एक पर्सन नाम क्या है? ये अपना कॉन्ट्रैक्टर है। तुम लोग को जो जैसा बना सकते हो बना देना, मेरा ये तो फेवरेट डायग्राम है। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर है और एक है कॉन्ट्रैक्टी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टी।
कॉन्ट्रैक्टी। ये कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है बता रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट कौन है, क्लाइंट, क्लाइंट या कस्टमर, क्लाइंट बोल दो या कस्टमर बोल दो। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और बोलता भैया मेरे लिए एक बना दो बिल्डिंग। इनके बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान सुनिएगा, इनके बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लेते भाई ये बिल्डिंग है, इसी का इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, समझ गया ना। तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, मान लो क्लाइंट है, कस्टमर है, कस्टमर है, किसके पास गया, कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, बोला भाई मेरे लिए क्या बना दो, एक बिल्डिंग बना दो। ठीक है, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जो अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्टर क्या फ्री में बिल्डिंग बना देगा, वो एक एस्टिमेट देगा कि भाई इतना बिल्डिंग बनाने के लिए आपको इतने लाख रुपए या इतने सीआर, जो भी जैसा बिल्डिंग रहे, मान लेते 1 सीआर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टी को, कस्टमर को बोला कि भाई जो बिल्डिंग बोल रहे हो बनाने के लिए बना तो देंगे, पर इस बिल्डिंग को बनाने में 1 सीआर लगेगा। जैसा बिल्डिंग आप चाहते हो, अर्थक्वेक प्रूफ चाहिए आपको, फ्लड प्रूफ चाहिए आपको, आया हुआ सामने, तो सब कुछ अगर प्रूफ चाहिए तो आपको 1 सीआर देने पड़ेंगे। तो जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लिखो ना, साथ में लिखे ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है डिसाइड कब होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड कब होता है, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ये डिसाइड कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब डिसाइड होता है, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। लिखो, यहीं पे लिख दे रहा हूं, लिखो ना, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसी के टाइम पे क्या होगा, डिसाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है एक्सेलेशन, एक वर्ड अभी मैं लिखवाऊंगा, एक्सेलेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन कॉस्ट। एक्सेलेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो बिल्डिंग बनाने में 3 साल लगेगा, लेकिन ये जो प्राइस डिसाइड किया गया 1 सीआर, ये तो पूरे 3 साल का प्राइस है। तो नेक्स्ट 2-3 साल में प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आने की वजह से प्राइसेस कम भी होती है। हमारे यहाँ पर ना एक सीसीआई है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान सुनिएगा, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक सीसीआई है, कमीशन, क्या बोला था, भूल गया अभी बोल के, हाँ, कमीशन कंपटीशन ऑफ इंडिया। इनका एक एक्ट है, कमीशन एक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कमीशन एक्ट 2002, कमीशन एक्ट 2002। तो जिसे आरबीआई का एक बॉडी है और आरबीआई का एक्ट है। तो जो बॉडी कैसे काम करती है, एक्ट के हिसाब से काम करती है। तो ये जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके हाथ में इतना पावर है कि ये महंगाई को बढ़ा सकते हैं और महंगाई को कम कर सकते हैं। इनके पास इतना पावर होता है। अब बोलो सर हमको पढ़ा दो, इसके लिए आपको कंपटीशन कमीशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो सीए फाइनल में है और अभी तो ऑप्शन में डाल दिया। तो जो सीएस का पढ़ाई करते हैं, या जो सीएमए फाइनल का पढ़ाई करते हैं, या जो सीए फाइनल का पढ़ाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन कमीशन पढ़ाया जाता है। सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल पढ़ाते हैं, बाकी फाइनल में पढ़ाते हैं। बट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, सीसीआई का उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना फेयर प्राइसेस मिलता है कंज्यूमर को। आज देखो ना, जियो और एयरटेल, जब जियो आया था तो कंपटीशन बहुत भयंकर किया, 6 महीना तो फ्री कर दिया, 6 महीना क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फिर जो प्राइसेस चार्ज किया एयरटेल कंपेयर में काफ़ी लो, जिससे एयरटेल कस्टमर इधर आ जाए। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है, क्योंकि 2 कंपनी आपस में लड़ रही है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, क्योंकि सब चाहिए भैया कस्टमर मेरे पास रहे, कस्टमर मेरे पास रहे। तो जब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ होता है प्राइस।
प्राइस इतना भयंकर अट्रैक्शन पॉइंट होता है कि बहुत जल्दी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो कंपटीशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब इंडिया में कंपटीशन भयंकर लेवल पे होगा तो हर एक वेंडर, हर एक सप्लायर, हर एक दुकानदार एक फेयर प्राइस चार्ज करेगा, जिससे क्या होगा, लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो अब इनके क्या होता है ना कि ये जो सीसीआई होता है, अगर देख रहा है कि मान लो हमारे इंडिया में बालू सीमेंट का, देखो सबसे ज़्यादा जो महंगाई बढ़ती है ना वो बढ़ती है आपका कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन अगर सस्ता हुआ, कंस्ट्रक्शन और पेट्रोल, तेल, जो पेट्रोल होता है ना, तो पेट्रोल और खाने पीने के सामान और आपका एक हॉस्पिटल, ये चार चीज़ की वजह से महंगाई बहुत भयंकर बढ़ती है। तो ये क्या करता है ना, अपनी पॉलिसीज़ की मदद से इनको रेगुलेट करता है। जैसे मान लो अगर मैं बालू सीमेंट की बात करूँ तो बालू सीमेंट में कौन सी कंपनी, अंबुजा है, कौन बंगर सीमेंट, कौन सीमेंट, एसीसी है, अल्ट्राटेक, यही 4 5 6 कंपनियां हैं। अगर इनके बीच में मोनोपोली क्रिएट ना हो, इनके बीच में क्या मोनोपोली क्रिएट ना हो, क्योंकि ये लोग मिलकर मोनोपोली कर लेते हैं कि तू भी दाम बढ़ा, हम भी दाम बढ़ाते हैं, होता है ना, वो ना साठ गांठ कर लेना। अभी देखो ना, जब जियो ने दाम बढ़ाया तो एयरटेल ही बढ़ा दिया। वहीं अगर जियो दाम बढ़ाया और एयरटेल नहीं बढ़ाता तो कस्टमर किसके पास आता है, एयरटेल के पास आता है। पर जियो के साथ साथ मौके पे चौका मार दिया कौन, एयरटेल ही मौका। तो सीसीआई का काम है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम है कि भैया ये जो मोनोपोली, जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनी है ना, ये जायंट कंपनी मिल करके मोनोपोली क्रिएट ना कर लें। क्योंकि अगर ये मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे तो कल को जो प्राइसेस चार्ज करेंगे बड़ा मनमानी प्राइस चार्ज करेंगे। आज अगर एयरटेल जियो का मोनोपोली देखो धीरे धीरे हो रहा है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। जो रिचार्ज 300 का था वो आज 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। 299 का जो रिचार्ज था वो रिचार्ज की प्राइस ऑलमोस्ट 800 हो चुकी है, 800 हो चुकी है। और सोचो आने वाले 5 साल में प्राइस कहां भागेगा। तो सीसीआई बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट, अगर यहाँ पे सीसीआई आ गया, बोला नहीं आप लोग ये काम नहीं कर सकते, तो सीसीआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बहुत भयंकर लेवल पे काम करता है। तो अगर सीसीआई चाहा तो प्राइस गिरा दे और सीसीआई चाहा तो प्राइस बढ़वा दे। तो ये बात ना हर एक कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में रहता है कि भाई हमने जो 1 CR का एस्टिमेट दिया ये तो पूरे 3 साल का है, तो विद इन 3 years कुछ भी हो सकता है, प्राइस घट भी सकता है और प्राइस बढ़ भी सकता है। दैट इज वाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ना एक एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करते हैं, एक्सेलेशन कॉस्ट। एक्सेलेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ऐड करते हो, ये बोल करके ऐड करते हो कि भाई अगर प्राइस बढ़ भी गया तब भी हम आपसे एक्स्ट्रा प्राइस नहीं चार्ज करेंगे, अब प्राइस अगर कम भी हो गया तब भी हम आपसे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। वो आपने स्टार्टिंग से ज्यादा उम्मीद घटने का होता है या बढ़ने का होता है, ज्यादा उम्मीद क्या होता है, बढ़ने का होता है। इसीलिए अगर आप 2025 में कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 2028, 3 साल के बाद, तो विद इन 3 years इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, तो आप पहले ही क्या करते हो, थोड़ा बहुत प्राइसेस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। तो वो जो आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन कॉस्ट। कुछ रिटर्न नहीं होता, वो आपका वो लक बाई चांस क्या होता है, अगर लक लेट से बढ़ गया तो वो एक्सेलेशन कॉस्ट जब डिसाइड होता है ना, दोनों पार्टी मिलकर के डिसाइड करती। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने खुल के बोल दिया, देख भाई 80 लाख में बन जाएगा, 80 लाख में बन जाएगा, पर मैं एक्स्ट्रा 20 लाख रुपया लूंगा। रीजन हो सकता है 3 साल के अंदर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए, लेबर का सैलरी बढ़ जाए, जो टेक्नोलॉजी जो मशीन में मंगा रहा हूं उसकी प्राइस बढ़ जाए, इसीलिए मैं 20 लाख रुपया मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं कि कल को अगर प्राइस बढ़ गया तो आपका 1 CR में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही 1 CR डाल दिया। अब आप सोचो ना, आपके घर पे कोई फर्नीचर वाला आया, बोला 50,000 लगेगा, और जब फर्नीचर बना करके रेडी हो गया बोला 1 लाख रुपया दो, क्या करेगा, गला दबा देगा उसका, तू पहले काहे नहीं बोला, पहले बोला होता। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। फर्नीचर आप लिटरली आप नहीं दोगे, आप एक ही चीज बोलोगे, भाई हमारे आपके बीच में 40,000 का बात हुआ था, 50,000 का बात हुआ, हम 50,000 देंगे, अब आपको जो करना कर लीजिए, पुलिस में जाना, थाना में जाना, जहां जाना जाओ, हम 50,000 देंगे। यही होता है रियल लाइफ में। लेकिन अगर फर्नीचर वाला पहले बोल दिया, देखिए हम 50,000 का एस्टिमेट दिए हैं, बट हो सकता है 10,000 कम भी लग सकता है और 10,000 ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मार्केट में मैं जाऊंगा तो जो मैं प्लाई का कॉस्ट आपको दिया 20,000, हो सकता है प्लाई कॉस्ट 19 हो, 18 हो, ये भी हो सकता है 22, 23 हो। मैं तो आपको एक एस्टिमेट कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं तो फिर
कस्टमर और सप्लायर में झगड़ा नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइडर झगड़ा नहीं होता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर पहले ही बोलता है भैया देयर इज एक्सेलेशन कॉस्ट। और एक्सेलेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कल को प्राइस कम हो या कल को प्राइस बढ़े, डजेंट मैटर, हमारे आपके बीच में जो प्राइसेस फिक्स हुई हैं वो ऑलवेज क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। आफ्टर 3 ईयर आपको 1 CR ही पे करना है। क्लियर हुआ चीज? ओके, तो मैंने 3 चीज क्लियर करवाया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या पैसा लगेगा। ये कब डिसाइड होता है, ये कब डिसाइड होता है, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। इसी प्राइस में एक छोटा सा प्राइस ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेशन कॉस्ट। प्राइस घटे या प्राइस बढ़े डजंट फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्राइस में फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैंने एक चीज और आपको पढ़ाया, क्या एक चीज अभी रिसेंट पढ़ा ना, अरे भाई अभी हम ट्रीटमेंट्स आए ना, चीजें भूल जा रहे हैं हम। एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पढ़ाया, एक एक्सेलेशन कॉस्ट पढ़ाया, और एक क्या पढ़ाया था, बस यही तो चीज पढ़ाया क्या? हाँ, और कुछ नहीं पढ़ाया? अच्छा ठीक है, एक नोशनल प्रॉफिट। अरे नोशनल प्रॉफिट भी तो पढ़ाया, अरे नोशनल प्रॉफिट पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि 30% के हिसाब से। अरे तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट है, देखो ना। अरे नोशनल प्रॉफिट किसका पार्ट है, नोशनल प्रॉफिट किसका पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या बोलता है कि भाई ये बिल्डिंग बनाने में लगेगा 3 साल, तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 30%। तो 30% बनाने में क्या होगा, खर्चा। और इस खर्चे के हिसाब से अगर मान लो खर्चा आया है 20 लाख रुपया, तो उसके हिसाब से जो आपने 20 लाख रुपया लगाया उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, जो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1 साल का, दैट इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट। तो 3 वर्ड मैंने क्लियर कर दिया, नोशनल प्रॉफिट मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या वो एक्यूरेट प्रॉफिट होता है, नहीं। वो क्या है कि आपने जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उस कंप्लीशन के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट क्या है, दैट इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट। 30% कंप्लीट किया तो 30% के हिसाब से कितना प्रॉफिट आपने कमाया। एक वर्ड मैंने क्लियर किया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और एक वर्ड मैंने क्लियर किया एक्सेलेशन कॉस्ट। अब बनाते हैं फॉर्मेट। अब जो मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं, ये फॉर्मेट ही आपका 80% चीजें क्लियर कर देंगे, क्योंकि एट द एंड फॉर्मेट पे अगर आपको याद है, और फॉर्मेट अगर कमांड आपको आ गया, तो फॉर्मेट बनाते ही आपका 10 नंबर फिक्स। फॉर्मेट बनाते बनाते 10 नंबर फिक्स, क्योंकि आधा फॉर्मेट तो आपका क्वेश्चन से बन जाएगा। जो एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता है, तो आधा 5 नंबर वहां से आ जाएगा। तो फॉर्मेट अच्छे से कमांड कर लेते हैं, ठीक है। एक चौथा चीज और सीख लो, चौथा चीज और सीख लो, जो जो आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट कमाया है साल भर में, वो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है। तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप मेन प्रॉफिट भेजोगे। मेन प्रॉफिट मतलब कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट से आपका टोटल प्रॉफिट क्या है, आपका रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट। रेवेन्यू तो मतलब इनकम का पार्ट हो गया। हाँ आ जाओ। तो आपका जो नोशनल प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट का 2/3 या 1/3, 2/3 या 1/3, सुनो ना, नोशनल प्रॉफिट का 2/3 या 1/3 आप भेजोगे मेन प्रॉफिट में, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट। और कुछ पार्ट अगर लेट से आपने 2/3 भेज दिया, तो 1/3 आप अपने पास रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि वो 1/3 पैसा आप फिर दोबारा, ए भाई 30% आपने 30% कंप्लीट किया, 70% तो बाकी है, तो 70% बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो अगर मान लिया आपने 100 रुपया कमाया, 100 में से आपने 40 रुपया भेज दिया मेन प्रॉफिट में, और 60 रुपया आपने फिर क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो जो जो आप नोशनल प्रॉफिट कमाओगे ना, जो भी आप नोशनल प्रॉफिट कमाओगे, ये पूरा का पूरा मेन प्रॉफिट में नहीं भेजोगे, उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो 2/3 हो या 1/3 हो, आपको भेजना पड़ेगा मेन प्रॉफिट में। और रिमेनिंग पार्ट आप अपने पास रखोगे, जिससे आप दोबारा आप इन्वेस्ट करो उस प्रोजेक्ट में, जिससे ये प्रोजेक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब 2/3 जाएगा या 1/3 जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कितना हुआ। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। आज जस्ट मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, तो फटाफट फॉर्मेट फोकस कर लिखिए। फॉर्मेट ऑफ सारा खर्चा, सारा खर्चा डेबिट साइड पे, जो भी इनकम हो रहा है क्रेडिट साइड में। समझ गया ना, सारा खर्चा कहां लिखोगे, डेबिट साइड में।
अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। अरे ये हिसाब कौन रखेगा? क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर हिसाब रखेगा? कॉन्ट्रैक्टर हिसाब रखेगा। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लाइव स्टूडेंट, कुछ भी दिक्कत हो भाई पूछ लीजिएगा आप लोग। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट नंबर। अब जितना भी खर्चा होगा आप दिखाएंगे कहाँ पे? डेबिट साइड में। पर्टिकुलर चीज। पहला मैंने ये स्टार्ट किया लोग। 15 ही लिखवाए। अब लिखो यहाँ पे टू रॉ मटेरियल परचेस। सारा खर्चा कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड में। सारा जो इनकम हो रहा है वो सब कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखाओगे? टू रॉ मटेरियल परचेस। अब रॉ मटेरियल आप कहाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं? रॉ मटेरियल आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? फ्रॉम स्टोर, फ्रॉम स्टोर, फ्रॉम सप्लायर, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर। मान लो आपका एक बिल्डिंग बन रहा था, वो बिल्डिंग बन करके रेडी है, उधर का बालू सीमेंट पड़ा हुआ था, उधर का बालू सीमेंट था, क्या करो? पड़ोसी में बांट दोगे? उधर से उठाओगे इधर लेकर आओगे? तो फ्रॉम वन प्लांट साइट टू, फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट। फ्रॉम वन साइट टू। पांच आठ हो गया, बाप रे। पूरा चीज समझाया क्वेश्चन। हाँ फॉर्म थोड़ा ही बढ़ा दूंगा। अच्छा, बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर खर्चा आएगा ना? टू लेबर एक्सपेंसेस, टू लेबर एक्सपेंसेस। और ये जो लेबर एक्सपेंसेस कैलकुलेशन होगा ना, कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन एक्रूअल बेसिस। ये कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन इज बेस्ड अपॉन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब जितना काम किया उतनी पेमेंट करेंगे, पूरा थोड़ी पेमेंट कर देंगे। अगर एक इंजीनियर से बात हुआ था कि 1 लाख रुपया लेगा और काम किया 20%, तो 1 लाख का पेमेंट करोगे या 20% के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे? 20%। दैट इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस। भैया जितना काम करोगे पेमेंट उतना ही देंगे। ठीक है, अब लिखो जो आपने मटेरियल मंगाया था वो रिटर्न भी तो हो सकता है। अरे कुछ मटेरियल खराब था, रिटर्न भी हो सकता है। तो रिटर्न कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में। अगर टू है परचेज साइड में तो रिटर्न कहाँ होगा? बाई साइड में। लिखो बाई, बाई परचेज रिटर्न। अब अगर आपने स्टोर से मंगाया है तो स्टोर को रिटर्न करोगे, अगर आपने सप्लायर से मंगवाया है तो सप्लायर रिटर्न करोगे, और अगर आपने साइट से मंगाया था तो वहीं भेज दोगे फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मतलब अनदर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, अनदर। इसी पर अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अनदर कॉन्ट्रैक्ट या अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी को लिख देंगे हम लोग अदर या अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट। भैया जिस साइट से मंगाए थे आपने उसी साइट पे रिटर्न कर दिए, ठीक है ना? अब जो मटेरियल, सुनो ना, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो बच जाते हैं, जिनका अब यूज नहीं है, और अब आप उसको दोबारा कहीं यूज कर भी नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका यूज ही नहीं है, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने पैसा दे करके खरीदा था तो आप उसको ऐसे फिक्स दोगे नहीं,
आप क्या करोगे, एज ए स्क्रैप या एज ए सेकेंड हैंड मटेरियल या यूज मटेरियल बेचने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो आप क्या करो, मटेरियल को सेल करोगे, तो लिखो ना बाय द सेल ऑफ मटेरियल, बाय द सेल ऑफ मटेरियल। अब इसमें दो चीज होगा, जब आप सेल करोगे दो चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। हो सकता है खरीदा था 100 रुपया में, अब बेचा 20 रुपया में, तो 80 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बेचते वक्त दो चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट में बेचोगे या तो लॉस में बेचोगे। अगर लॉस में बेचे हो तो बाई साइड में, अब प्रॉफिट बेचे हो तो टू साइड में। देखो अगर लॉस लिखो, बाय द लॉस ऑफ मटेरियल, और जो भी लॉस है वो ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग पीएल में, ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। और कल को अगर प्रॉफिट हो गया तो टू साइड में, टू प्रॉफिट ऑन, अच्छा बाई लॉस ऑन होगा यार, यहाँ कट कट करो तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। अच्छा, आपने ये जो मटेरियल मंगाया है, चोरी भी तो हो सकता है, होता ही है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर का देखो ना, ईंट बालू सब सीमेंट वेमेंट बाहर रखा रहता है, दो चार ठो मिल ही जाते हैं जो चोरी कर ही लेते हैं। हाँ, तो आपका कुछ लॉस, जो आपने मटेरियल मंगाया है वो लॉस भी होने का चांसेस होता है। बहुत सारे लेबर खुद होते हैं जो काम करते करते चोरी कर लेते हैं। अरे कितना आप इंस्पेक्शन कितना आप कर पाओगे। तो अगर कुछ आपका एब नॉर्मल लॉस होता है तो वो बाई साइड में, बाई एब नॉर्मल लॉस। अब याद रखिएगा, ये एब नॉर्मल लॉस पर यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे सेल पे लगा दीजिएगा, लॉस पे भी ऐसे कर दीजिएगा अमाउंट सेक्शन में, यहाँ लेबर एक्सपेंसेस पे कर लीजिएगा, प्रॉफिट पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या, बेस्ट एग्जांपल, मम्मी रोटी बनाती, थोड़ा बहुत आटा खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, है ना। मम्मी अगर रोटी बना रही है तो थोड़ा बहुत आटा खराब नहीं होता, गिर जाता है, वो आपका नॉर्मल लॉस है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो क्या है, पार्ट ऑफ प्रोसेस। अब अगर आप सीमेंट बना रहे हो और सीमेंट अगर आप दीवार पे लगा रहे हो, थोड़ा बहुत सीमेंट तो गिरेगा ही, वो नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जो आपका एब नॉर्मल लॉस हो गया, मटेरियल चोरी हो गया, मटेरियल में कोई आग लगा दिया, फूकते फूकते ऐसे जरा प्लाई जला दिया, तो वो आपका एब नॉर्मल लॉस है। तो एब नॉर्मल लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी सेम 5 का बैच आ गया, ठीक है। बेसिक ज़्यादा दे दिया तो इसलिए फॉर्मेट कंप्लीट, क्योंकि फॉर्मेट इसका थोड़ा और बड़ा है, अभी तो जस्ट 25% या 30% ही फॉर्मेट है, तो रिमेनिंग 70% फॉर्मेट बाकी है। तो डे 2 में मैं फॉर्मेट कंप्लीट करा दूंगा और सम्स भी करा दूंगा और फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। सेकंड क्लास आपका मंडे होगा, मंडे आपका सेकंड क्लास, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू क्लास नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस वीक में 2-3 क्लास हम लोग का हैम्पर हुआ बिकॉज ऑफ टीथ, तो नेक्स्ट वीक में मैं कंटिन्यू क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में रूटीन यही है, मंडे टू सैटरडे यही रूटीन है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। करण आ जाना क्लास में, क्लास आ जाना।